शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब और आज 11वां एपिसोड है, 11th एपिसोड इस शो का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आवाम की राय और आवाम की रेटिंग उनके नुमाइंदों के बारे में क्या है। इससे पहले हमने कश्मीर के तमाम अजला को कवर कर चुके हैं, चिनाब वैली के तमाम अजला को कवर कर चुके हैं। अब हम जो है मजीद कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं। खातिन और हजरात, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये कश्मीर की बदलती हुई सियासी सोच का अवामी ऐलान है। पहली बार लोग खुलकर बता रहे हैं कि उनके दिल में कौन है और किससे वो मायूस हो चुके हैं। कई सियासी जमातें बरसों से अपने अपने दांव के किले खड़े करते रहे, लेकिन जब अवामी रेटिंग सामने आई तो कई किले हिल गए। कुछ लीडरों को यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके अपने हलकों में अवाम की सोच बदल चुकी है। इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए शोर भी कहीं कहीं पे नजर आ रहा है, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, यह रेटिंग न किसी पार्टी दफ्तर में बनी, न किसी सियासी एजेंडे के तहत। यह सीधी आवाम की आवाज है, गांव, मोहल्लों, बाजारों और नौजवानों की राय है। और शायद पहली बार टीवी स्टूडियो में वो सच दिखाया जा रहा है जिसे सियासतदान सुनना नहीं चाहते या सुनना पसंद नहीं करते। कश्मीर की सियासत अब सिर्फ नारों से नहीं चलेगी। अवाम कारकर्दगी मांग रही है, मौजूदगी मांग रही है, जवाब मांग रही हैं। और यही वजह है कि हमारा ये प्रोग्राम सियासी हलकों में बहस भी बन गया है, दबाव भी, और कई लोगों के लिए खतरे की घंटी भी। क्योंकि जब आवाम बोलती है तो बड़े बड़े सियासी दावे खामोश हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में अब हम मजीद कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे और देखेंगे आज के प्रोग्राम में कि जिन हलकों की बात होगी वहां पे सिटिंग एमएलए को क्या रेटिंग मिली है और अवामी राय उनके बारे में क्या कुछ कहती हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल प्रोग्राम हस्ब मामूल मेरे साथी और दोस्त तारिक भट्ट। मुदस्सिर याकूब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से पहले ही आपने इस प्रोग्राम के बारे में अवाम नास को जानकारी दी है, और आपको बता दें नाज़रीन में क्या आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज़ टीवी चैनल। और इससे पहले कि मुदस्सिर याकूब हम मजीद इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, सबसे पहले हम चलेंगे किश्तवाड़। और किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर जो सिटिंग एमएलए भी है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने वहां पर 29,053 वोट हासिल किए हैं, और वो है शगुन परिहार। और मुदस्सिर याकूब उनके मध्य मुकाबले रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू, जिन्होंने 28,523 के करीब वोट हासिल किए थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 75,188 वहां पर टोटल जो वोट है। और इस में अगर दीगर पीडीपी के जो इसमें थे फिरदौस अहमद टाक, जहां तक मुझे पूरा याद है तो उन्होंने करीबन 960 के करीब वोट लिए थे। तो जो मुकाबला था मुदस्सिर याकूब वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान था। लेकिन इस वक्त लोगों का मिजाज क्या है, आइए नाज़रीन हम दिखाते हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर, बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको बताएंगे किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, जहां सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के शगुन परिहार, जिन्होंने सज्जाद किचलू को हराया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को। लेकिन अब की बार लोगों का पल्स क्या कुछ कहता है, लोगों की राय क्या कहती है। इन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल इट्स शगुन परिहार। बहुत बहुत मुबारक शगुन जी। 4.1% के साथ लोगों ने आपको हाईएस्ट रेटिंग दी है। सज्जाद किचलू 3.9%, अदर्स को महज जो है 2% मिला है। बीजेपी के खाते में एक और सीट जाती हुई, और शगुन परिहार यंगेस्ट एमएलए इन द असेंबली। बहुत बहुत मुबारक आपको। और यहां पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में और एक सीट जाती हुई, और हम रेटिंग की बात करें तो 10 में से 4.1 बहुत बड़ी बात है। पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में शगुन परिहार किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से आवाम के दिल जीती हुई है, और हम कह सकते हैं कि इन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में और एक सीट। और मुदस्सिर याकूब जहां जी मैं इनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा, जो कि शगुन है ये किश्तवाड़ की रहने वाली है, और किश्तवाड़ में इनके जो वालिद साहब थे, जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, शायद अजीत साहब उनका नाम था। जी हाँ, अजीत 2018 में टेररिस्ट अटैक में जो है उन्हें शहीद किया गया था। और इनका जो एंकल है उनका नाम है अनिल, तो उन्हें भी जो है उस टेररिस्ट अटैक में शहीद किया गया था। और उस वक्त जो है शगुन जो है ये पढ़ाई कर रही थी, और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सियासत और सोशल वर्क में भी हिस्सा लिया। और 2024 में जब ये इलेक्शन लड़ रही थी उस वक्त ये पीएचडी जो है परसू कर रही थी। 2024 के इंतखाबात में सिर्फ 3 खवातीन जो है इलेक्ट हुए थे, एक शमीमा फिरदौस हब्बा कदल एमएलए, सकीना युत्तू कुलगाम एमएलए, और शगुन
जो है इसे जम्मू के लोगों ने प्यार दिया था और किश्तवाड़ से इसे एमएलए भेजा था। और तारिक भाई आपको याद होगा कि 2024 के असेंबली इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने जम्मू का दौरा किया था, वहां पे अवामी तकरीर की थी और उन्होंने शगुन के लिए भी कैंपेनिंग की थी और इनका नाम भी लिया था। और द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हर विन इज दैट किश्तवाड़ इज मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान भी सामने आते हैं और शगुन को अपना प्यार और अपना एतमाद देते हैं। और आज एक बार फिर शगुन के लिए अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने इन्हें हाईएस्ट रेटिंग दी है। और मुदस्सिर याकूब, यही तो बात है, जब हम बात करते हैं भाईचारे की तो यहाँ पर भी पता चलता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट हासिल करती है। तो जब आप आवाम के लिए काम करते हैं तब कोई भी शख्स जो है ये नहीं देखता ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, बस लोगों के उनके जो मसाइल है उनका अजाला चाहिए। आगे मुदस्सिर याकूब बढ़ते हैं और एक सीट की बात लेकिन एक बात तो यहाँ पे सजाद किशलू के बारे में जरूर कहनी होगी। जहां तक मुझे याद है वो जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बतौर भी पोर्टफोलियो संभाला है। सजाद किचलू जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है कैंडिडेट रहे थे, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर को जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं उसको हरा देना, आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शगुन। लेकिन मुदस्सिर याकूब, मैं ये भी यहाँ पे आपको बता दूं कि जो आने वाले इंतखाबात अभी है उसमें मुकाबला तो यहाँ पर कड़ा होगा, सजाद किशलू और इनके दरमियान बहुत कड़ा होगा, नजदीकी मुकाबला होगा। लेकिन फिलहाल मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जाती तौर पे कि शगुन जिन हालात से गुजरी हैं उसके बावजूद भी अपने हौसले बुलंद रखे, पढ़ाई नहीं छोड़ी, पीएचडी परस्यू कर रही हैं और साथ ही में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी का झंडा गाड़ देना, इसका साफ साफ मतलब यह है कि शगुन जो है ये जात पात, कम्युनिटीज, रिलीजन, इनको जब ये सियासत करती है उनको सामने नहीं लाती, बल्कि ये इंसानियत की खिदमत कर रही है। तो चलिए मुदस्सिर याकूब और एक सीट के बारे में बात करते हैं। लोगों की दिलों की धड़कनें तेज बढ़ते हैं पड़र, जहां पर सुनील कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं। और अगर उनकी बात करें मुदस्सिर याकूब, 17,036 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे। जो उनके मती मुकाबिल थे वो पूजा ठाकुर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने करीबन 15,490 वोट हासिल किए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां पर अच्छा खासा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे सुनील कुमार शर्मा उन्होंने हासिल किए थे। और आई थिंक आप सुनील कुमार शर्मा की जब बात करते हैं, ये एलओपी हैं, लीडर ऑफ सुनील शर्मा के नाम से नहीं जाना जाता है। हाँ। और सुनील शर्मा साहब लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं यहाँ असेंबली में। और देखने वाली बात होगी कि क्या एलओपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना एतमाद अभी मिल रहा है लोगों से। लेकिन मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़ा टफ था इनका, और इन्होंने जहां 17,000 वोट हासिल किए थे वहीं पर पूजा ठाकुर जो उन्होंने 15,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। और आज काफी जबरदस्त टक्कर दी थी, बहुत टक्कर दी थी। तो पड़र में लोगों का मिजाज क्या है, नाज़िर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। सबसे पहली हमारी मुल्क की सतह पर चैनल जो है एएनएन न्यूज़ वो दिखा रहा है लोगों की दिलों की धड़कन तेज। ग्राफिक्स बताएंगे आपको कि क्या सुनील शर्मा या पूजा ठाकुर या किसी और के हक में इस वक्त आवाम है। और पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब सुनील शर्मा। यस, इट इज एन एक्सीलेंट फॉर द एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, 6.4% हाईएस्ट रेटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए पूजा ठाकुर 3.6, इनकी रेटिंग डाउन आ गई है, अदर उसको मिला है 0। लेकिन सुनील शर्मा साहब बहुत बहुत मुबारक कि जिस तरीके से आप एलओपी हैं, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों ने आपको अब तक हाईएस्ट रेटिंग दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि एज एन एलओपी आप ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में एज एन सिटिंग एमएलए ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़र नागसेनी, वहां पे आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है इन्होंने 2007 के करीब जो है सोशल वर्क और पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू किया था। उसके बाद जो है इन्होंने 2014 के इलेक्शंस लड़े थे बीजेपी के टिकट पे। तब नागसेनी की जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हुआ करती थी, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद आई और उसके बाद जो है इन्हें ये कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई बीजेपी की तरफ से। यहां से लड़ा, यहां से भी कामयाब हुए। और अहम बात की महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में ये मिनिस्टर रह चुके हैं, सॉरी कैबिनेट तो नहीं थे लेकिन एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास था, ट्रांसपोर्ट आरएनबी रेवेन्यू मेरे ख्याल से इनके पास ही रहा। और तब ये महबूबा मुफ्ती की बहुत तारीफ करते थे। ऑफकोर्स उनके जो है उन्हीं के मिनिस्टर थे तो उनको इनकी तारीफ करनी पड़ती थी। आज उनके खिलाफ बोलते हैं, खैर ये तो सियासी बयानबाजी और मिजाज बदलता रहता है। और ये जो एलओपी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, जो इनको आज कॉन्स्टिट्यूएंसी दी गई है,
आप देखते हैं कि पडर और नागसेनी इसके साथ हैं, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है। और तारिक भाई मैं आपको बताऊं, चूंकि आपने भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी होगी जम्मू कश्मीर की, ये जो नागसेनी का इलाका है काफी पुराना इलाका माना जाता है और यहाँ पे जो अर्ली हिस्ट्री रही है वहां पे जो नाग देवता है उनकी पूजा की जाती थी और आज भी वो कल्चर आप वहां पे देखेंगे। तो इसीलिए इस पडर के साथ नागसेनी भी रखा गया। हालांकि इसकी बाउंड्री जो है लद्दाख के साथ मिलती है और दूसरी तरफ हिमाचल के साथ, लेकिन नागसेनी जो इसके साथ रखा गया है इट्स बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिस लोकेलिटी। और अगर देखा जाए तो मुदस्सिर याकूब 40,910 के करीब वहां पर जो है वोट थे और जिसमें से 17,036 वोट जो है सुनील शर्मा ने हासिल किए थे और पूजा ठाकुर उनके मध्य मुकाबले थी। फिलहाल हमारी तरफ से जो सुनील कुमार शर्मा है, जिन्हें सुनील शर्मा के नाम से जाना जाता है, बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। हमने देखा पिछले दिनों भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो वजीर आला है उनके खिलाफ भी लबकुशाई की थी शराब पे। बहरहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम दिखा रहे हैं पब्लिक के दिल में कौन है लीडर, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुदस्सिर याकूब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा आज के प्रोग्राम के हवाले से, हमारा एक खास प्रोग्राम भी जो है शायद इतवार को नशर होने वाला है जो बड़ी अहमियत का हामिल है, उस बारे में क्या थोड़ी जानकारी देंगे या अभी पर्दा रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, अपने नाज़रीन को बताएंगे। ख़वातीन और हज़रात, कल जो है कल के एपिसोड में हमारी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर हो जाएंगी और मजमूई तौर पे लोगों का क्या मिजाज है और लोग किस लीडर को, जब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं, हम बड़े बड़े लीडर्स की बात करते हैं जो कि पार्टी हेड्स हैं, जैसे कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सजाद गिनी लोन, सुनील शर्मा जो कि पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हकीम यासीन साहब भी पीडीएफ को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी तरीके से इंजीनियर रशीद साहब भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉलिटिकल हेड। जब मैं पॉलिटिकल पार्टीज हेड की बात कर रहा हूं, इनमें से सबसे ऊपर रेटिंग कौन सी है? और साथ ही में हमने देखा कि पहली बार यहां पे डीडीसी इलेक्शंस हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए, चेयरमैन पहली बार बने। उसमें हम ये भी बताएंगे कि कौन से चेयरमैन की परफॉर्मेंस लोगों के हिसाब से सबसे बेहतर रही, वो भी हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे। और साथ ही में कि सब अब तक का पिछले 2 दहाइयों से अब तक का फेवरेट चीफ मिनिस्टर कौन रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहा, अपोजिशन में किसकी बोली लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, इन तमाम बातों को लेकर जो पब्लिक ने पॉलिटिकल रेटिंग दी है वो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे। और ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, यह कश्मीर की बदलती हुई सियासी सोच का अवामी ऐलान है। पहली बार लोग खुलकर बता रहे हैं कि उनके दिल में कौन है और किन से वो मायूस हो चुके हैं। कई सियासी जमातें बरसों से अपने दाव के किले खड़े कर रही थी, लेकिन जब अवामी रेटिंग सामने आई तो कई किले बदल गए। कुछ लीडरों को यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके अपने हलकों में अवाम की सोच बदल चुकी है, इसीलिए बेचैनी है, इसीलिए शोर है, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, ये रेटिंग न किसी पार्टी दफ्तर में बनी, न किसी सियासी एजेंडे के तहत, ये सीधी आवाम की आवाज है, गांव मोहल्लों बाजारों और नौजवानों की राय है। और ये शायद पहली बार है कि टीवी स्टूडियो में वो सच दिखाया जा रहा है जो जमीनी हकीकत है। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेगा एपिसोड जो संडे को होने वाला है, जिसमें हम तमाम पॉलिटिकल हेड्स की रेटिंग दिखाएंगे, उसमें कुछ रेवोल्यूशन भी जो है आपके सामने रखेंगे। जी तारिक। और मुदस्सिर याकूब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, यह है इंदरवाल। और इंदरवाल की अगर हम बात करें तो वहां पर करीबन 65,000 वोटर्स है। उन्होंने किसे अपना लीडर चुना है वो आप भी जानते हैं, वह है प्यारे लाल शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट थे और उन्होंने मुदस्सिर याकूब अच्छा खासा वोट हासिल किया था, 14,194 के करीब। और जो वहां पर गुलाम मोहम्मद सरूरी है इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने 13,552 वोट हासिल किए थे। मुदस्सिर जी बिल्कुल, तो पॉलिटिकल रेटिंग दिखाते हैं, देखते हैं कि इंदरवाल में लोगों का क्या मिजाज है। ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन एनए न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्यारे लाल शर्मा, जिन्होंने पिछली बार हराया था गुलाम मोहम्मद सरूरी को। अब की बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मिजाज क्या है, ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। और चलिए नाज़रीन, आपकी दिल के धड़कनों तेज ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें, मोहम्मद जफरुल्लाह वहां पे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने भी 12,533 वोट हासिल किए थे। जब हम मुदस्सिर याकूब इंदरवाल की बात करते हैं, 60,400 के करीबन वहां पर वोट है। और अगर देखा जाए प्यारे लाल शर्मा जो इस वक्त वहां पर सिटिंग एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट है, लेकिन लोगों की राय क्या है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में,
इट्स जीएम सुरूरी कांग्रेस के जो है जीएम सुरूरी साहब 3.7 बहुत बहुत मुबारक, जबकि प्यारेलाल सिटिंग एमएलए को मिला है 3.6 जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड, और राजेश कुमार 2.7। राजेश कुमार जो है ये कौन सी पार्टी से हैं? खैर मैं तो फिलहाल यही कहूंगा कि मैं नंबर 1 पे जो है अपने कंसंट्रेशन करूंगा। जीएम सुरूरी जो है 3.7 के साथ आगे आए हैं, और तारिक भाई मुझे याद आ रहा है कि जीएम सुरूरी ने वहां पे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था, और इन्हें अब इस वक्त जो है 3.7 आउट ऑफ 10 मिल रहा है जीएम सुरूरी को इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बहुत बहुत मुबारक सुरूरी साहब, बहुत बहुत मुबारक। और तारिक भाई मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो लड़ा था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस छोड़ के डीपीएपी को ज्वाइन किया था, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जो कि गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाई थी। कांग्रेस को छोड़ के उनके साथ गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन तब तक ये इलेक्शन हार चुके थे। और अगर आप देखेंगे मोहम्मद जफरुल्लाह जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उन्हें भी 12,000 के करीब वोट मिले थे, और इन्हें जो है 13,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि जिसने जीता था प्यारेलाल शर्मा, उसे 13,000 के करीब वोट मिले थे, और मेरे ख्याल से सिर्फ 200 या 300 वोटों का फर्क रहा था। यानी अगर ये कांग्रेस की टिकट पे लड़ते वहां पे, तो कांग्रेस बेशक ये सीट जीत जाती, बिल्कुल जीत जाती। लेकिन फिलहाल सुरूरी साहब को बहुत बहुत मुबारक। और सुरूरी साहब के बारे में मुझे याद आ रहा है कि सुरूरी साहब ने 1996 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है लड़ा था, लेकिन हार गए थे 200 वोटों से, और उसके बाद जो है इन्होंने कांग्रेस को बाकायदा तौर पर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 2002, 2008, 2014 में लगातार इन्होंने इलेक्शन जीता, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और इन्हें कई अहम फंक्शंस में बुलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे इन्होंने जो है बात रखी लोगों की। और 2024 में भी जीत सकते थे, जो कि आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन डीपीएपी में जाके ये गए। फिर बाद में आजाद साहब ने कहा कि मेरी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, वहां से भी सपोर्ट चला गया। जी, वही कांग्रेस का कैंडिडेट इनके मत मुकाबल था। हालांकि 13,000 इनके अपोजिट ने लिए, इन्होंने भी 13,000 वोट्स लिए, फर्क सिर्फ 200 या 300 वोटों का रहा। देखिए वहां पर कांग्रेस ने जो उनके कैंडिडेट थे मोहम्मद जफरुल्लाह, उन्होंने 12,533 वोट लिए, इन्होंने 13,000 से ज्यादा लिए, और जो वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे प्यारेलाल, उन्होंने 14,195 वोट लिए। यहां पर गुलाम नबी आजाद साहब की एक बात मुदस्सिर याकूब मैं जरूर करूंगा, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो जो चाहे वो सुरूरी साहब हो या दीगर लोग जिन्होंने इनको ज्वाइन किया था, उनकी ताजमुद्दीन साहब, बहुत सारे थे, टॉप लीडर्स थे, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि शायद एक अल्टरनेटिव जो है आजाद साहब बना रहे। लेकिन आजाद साहब शायद कहीं ना कहीं इसलिए पीछे रह गए, या तो मायूसी या कोई और बात, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, उसमें भी मुझे लगा कि शायद आजाद साहब जिस तरह से लोगों ने इनको ज्वाइन किया, टॉप लीडरशिप उनके साथ जा रही है, लेकिन आजाद साहब स्टैंड नहीं हो पाए, जिस वजह से पार्टी कोलैप्स हो गई। और मुझे लगता है कि अगर सुरूरी साहब सच में कांग्रेस में होते या कांग्रेस में होते, तो वो करीबन 25,000 वोट लेते, जो इस वक्त वहां पर कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट है, उनसे वो करीबन 10 से 15% वोट एक्स्ट्रा लेते। ऑफ कोर्स दैट वाज ट्रू, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो आजाद साहब की पार्टी थी, डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, आज के दौर में हम जानते हैं कि जितना पार्टी को आप प्रमोट करेंगे, कैंडिडेट्स को प्रमोट करेंगे, उतनी ही कामयाबी जो है आपके नजदीक आ जाती है। लेकिन वो अपनी पार्टी को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाए। हालांकि मैं बता दूं कि उनके 2 बच्चे हैं, सदाम आजाद और सोफिया आजाद। सोफिया आजाद उनकी बच्ची हैं, जो कि यूके में ज्यादातर रहती हैं और शायद पढ़ाई के सिलसिले में वहां पे हैं। तो जो इनकी प्रमोशन की कैंपेन हुआ करती थी, जैसे कि मुझे बताया गया है, उसे कंट्रोल सोफिया जो है वो यूके से करती थी, और यहाँ पे सदाम जो है उसको कंट्रोल करते थे। लेकिन जब आप एक सियासी पार्टी बनाते हैं और बच्चों के हाथ में देते हैं, खासकर जो कि यूके में बैठे हों, तो आपकी कैंपेन फेल होना लाजमी है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यहाँ के लोग जानते हैं, और ग्राउंड रियलिटी को देखकर आप प्रमोशंस करते रहते हैं, जो कि उसके बरक्स उन्होंने किया। तो चलिए मुदस्सिर याकूब बताइए अगली किस सीट पे हम बात करने जा रहे हैं, और क्या है वहां का माहौल? और मेरे ख्याल से किश्तवाड़ की 3 सीटें हो गई, किश्तवाड़, पड़र, नागसानी और इंदरवाल। इससे पहले कि हम अब अगली सीट पे बढ़े, पहले देखते हैं कि रेटिंग हमें क्या बताती है मजमूई तौर पर। और चलिए नाज़रीन, मेरे साथी मुदस्सिर याकूब आपको बताएंगे पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग इस वक्त क्या है, किस पार्टी ने कौन से खाते खोले हैं, ये बताएंगे मेरे साथी।
और अब तक मजमूई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट की हुई है 24 सीटों के साथ। पीडीपी 13, बीजेपी 12 पे आ गई है, कांग्रेस 9, एक्सीलेंट, अपनी पार्टी 8, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3, और साथ ही में यह भी साफ साफ नजर आ रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो भी 2 सीट हासिल कर चुकी है, जबकि अदर्स को अब तक जो है, अब देखिए एआईपी को 2 मिले हैं, अदर्स को 7 मिले हैं, और पीडीपी जो है अभी 12 पे हैं, और ऐसा लगता है कि पीडीपी जो है इन्हें 13 पे हैं पीडीपी, और बीजेपी जो है वो 12 पे हैं, और ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है वो आगे जाएगी पीडीपी से, ऐसा मुझे लगता है। वो वक्त ही तय करेगा और बताएगी पब्लिक। लेकिन आगे बात करते हैं तो मुदस्सिर याकूब कौन सी सीट है जिसपे आप बात बानी के बारे में बात करेंगे, और ये बानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये कठुआ जिला में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और कठुआ में आप जानते हैं कि वहां कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें बानी है, बसोली है, बिलावर है, हीरानगर है, जसोत्रा है। तो सबसे पहले कठुआ में शुरुआत करते हैं बानी से। और बानी की बात करें तो वहां पर इस वक्त नाज़रीन जो सिटिंग एमएलए है वो है रमेश्वर सिंह, और उनने जो वोट हासिल किए थे वो नाज़रीन आप करीबन 18,350 के करीब थे, और उनके जो मत मुकाबिल मुदस्सिर रहे थे वो जीवन लाल थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें 16,624 वोट हासिल किए थे। कुल मिलाकर देखें तो 58,000 के करीब वहां पर जो है पॉपुलेशन है जिन्होंने अपना वोट दिया था। और देखा जाए तो वहां पर डीपीएपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था जिन्होंने 4,000 के करीब वोट हासिल किए थे, लेकिन जो मुकाबला रहा था वो डॉक्टर रमेश्वर कुमार, माफ कीजिएगा, सिंह और जीवन लाल के दरमियान रहा था। लेकिन पब्लिक का मिजाज क्या है, आइए आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं बानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं आजाद उम्मीदवार रमेश्वर सिंह, जिनने पिछली बार हराया था बीजेपी के जीवन लाल को। लेकिन इस वक्त मिजाज क्या है वहां के लोगों का, किसको हाईएस्ट रेटिंग मिली है ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन इन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग? इट इज डॉक्टर रमेश्वर 5.1, एक्सीलेंट रेटिंग, जीवन लाल 3.6, जबकि दीगर को मिला है 1.3%। और मेरे ख्याल से रामेश्वर सिंह जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो इतनी अच्छी रेटिंग मिली है। Above 55.1, excellent rating from the Bani constituency by the people of constituency for their sitting MLA, excellent rating। और मुदस्सिर याकूब बिल्कुल सही, यहां पर पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में 10 में से 5.1 बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर रमेश्वर बानी कॉन्स्टिट्यूंसी से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में ये आगे हैं और लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आगे क्या होगा वो वक्त तय करेगा, बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। आगे किस सीट पे करेंगे बात, लोगों की दिलों की धड़कनें तेज। और आपको बता दें कि नाज़रीन ये प्रोग्राम आप जियो फाइबर, जियो एयर, टाटा स्काई, वोडाफोन आइडिया, डेली हंट, मकामी केबल के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी बराह रास्त देख रहे हैं, जियो फाइबर पर और जियो एयर पर। आप हमें चैनल नंबर 1114 पर भी देख सकते हैं पूरे मुल्क में। और डॉक्टर रमेश्वर सिंह को बहुत बहुत मुबारकबाद कहेंगे जिन्होंने 5.1 आउट ऑफ 10 हासिल किए हैं। इट्स एन एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए, और वो भी जिसके पीछे किसी पार्टी का हाथ ना हो, जिसने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है इलेक्शन जीता हो। तो नेक्स्ट जो है असेंबली बसोली की बात करेंगे, जो कि कठुआ की एक और असेंबली है, उसकी बात करेंगे। और बसोली में दर्शन कुमार जो है सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, जबकि उन्होंने चौधरी लाल सिंह को पिछले बार हराया था। डू यू रिमेंबर चौधरी लाल सिंह? बिल्कुल, बहुत कुछ उनके बारे में याद है। केस के जो एक्यूज्ड हैं, अब तो वो कन्विक्ट हैं, उनके हक में जो है रैली निकाली थी और काफी तजाद भी उठा था उस पे, तिरंगा लेकर। और मुझे जाती तौर पे बहुत बुरा लगा था कि तिरंगे का इस्तेमाल लोग कहां पे करते हैं यार, कहां पे। चले हम उस पे बात नहीं करेंगे फिलहाल। अगर बात करें बसोली की तो वहां पर 70,000 के करीब जो है वोटर्स ने अपना वोट दिया। और बात करें तो दर्शन कुमार वहां पर उन्होंने 31,870 के करीब वोट हासिल किए थे। और जो वहां पर उनके मत मुकाबिल रहे थे चौधरी लाल सिंह, उन्होंने मुदस्सिर याकूब 15,840 वोट हासिल किए थे। इसमें फर्क अंतर ही अंतर था। और तीसरे और चौथे पे जो थे उन्होंने 400 के करीब वोट हासिल किए। तो मुकाबला चौधरी लाल सिंह और दर्शन कुमार के दरमियान था। लेकिन इस वक्त पब्लिक का मूड वहां पर क्या है, किसके हक में है, आइए आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए हैं दर्शन कुमार, जिन्होंने पिछली बार हराया था लाल सिंह को, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और बीजेपी के सिटिंग एमएलए दर्शन कुमार क्या कुछ कहती हैं आवाम, उनके बारे में क्या रेटिंग मिली है कैंडिडेट्स को, वहां पे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग।
और इट इज दर्शन कुमार 5.9 एक्सीलेंट रेटिंग। लाल सिंह जो है 4.1% के साथ और अदर्स को मिला है 0। बहुत बहुत मुबारक बीजेपी के सिटिंग एमएलए दर्शन कुमार, बहुत अच्छी रेटिंग आपको मिली है 5.9 इज एन एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए एंड इट सजेस्ट्स it depicts that you are doing excellent job in your constituency। बसोली के लोगों ने आपको दिया है 5.9, बहुत बहुत मुबारक। और जी मुदस्सिर याकूब, इस वक्त हम चौधरी लाल सिंह जो हैं इनके मत मुकाबल पिछली बार रहे थे। फिलहाल दर्शन कुमार को मिला है 5.9 आउट ऑफ 10 इज एन एक्सीलेंट रेटिंग। बहुत बहुत मुबारक दर्शन कुमार साहब, और आपने बीजेपी को यहां पे एक बार फिर जो है उनका मान बढ़ाया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इन्होंने दर्शन कुमार ने पिछली बार लाल सिंह को हराया था। लाल सिंह जो है पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर उन्होंने बाद में कांग्रेस को छोड़ा और 2014 में जो है उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और 2019 में फिर बीजेपी को छोड़ा और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी DSSP के नाम से, और उसके बाद जो है उस पार्टी को डिस्बैंड कर दिया और फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और अब उनके कांग्रेस में जाने से भी काफी शोर मचा था। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है 2024, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब 2024 के इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला भी वहां पे शायद कैंपेनिंग के लिए गए थे, अगर मेरी याद उसी पे तो उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसने लाल चौधरी के साथ स्टेज शेयर क्यों किया, और उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और अभी तो एक कांग्रेस में है चौधरी लाल सिंह, हालांकि जब ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस और एलसी की सरकार थी तब ये हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं। और मुदस्सिर याकूब, आगे बात करते हैं बिलावर की, और वहां पर क्या कुछ है सूरत हाल, अवाम की क्या है राय। फिलहाल वहां पर सतीश कुमार शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त नाज़िर-ए-किराम वहां पर सिटिंग एमएलए हैं, उनके मत मुकाबिल वहां पर रहे थे मोहनलाल शर्मा जो कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। उन्होंने वहां पर 23,000 के करीब वोट हासिल किए थे, जबकि मुदस्सिर याकूब सतीश कुमार शर्मा ने वहां पर 44,629 वोट हासिल किए थे। नंबरिंग के साथ मुझे लगता है बराबर है नंबर, और जो टोटल वहां पर वोट पड़े थे वो 96,211 थे, और उसके मत मुकाबिल जो दीगर थे वो 500, 1000, 2000 के वोट थे। फिलहाल वहां पर जो कड़ा मुकाबला था वो दो कैंडिडेट्स के दरमियान था, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान। और आपको याद है कि यहाँ पे PDP को कितने मिले थे? PDP को मुझे लगता है PDP को 309 के करीब, जी नहीं 299 वोट्स जो हैं उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिले थे। खैर दैट इज द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो चलते हैं सीधे रेटिंग पे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, चलिए दिखाते हैं, हमारे एडिटर दिखाएंगे। और जब हम बात कर रहे हैं बिलावर के, लोगों का मिजाज बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे सिटिंग एमएलए हैं सतीश कुमार शर्मा बीजेपी के, जिन्होंने पिछली बार हराया था कांग्रेस कैंडिडेट मनोहर लाल शर्मा को। अब की बार लोगों ने किसको दी है हाईएस्ट रेटिंग, कौन कर रहा है लोगों के दिलों पर राज? इट इज सतीश कुमार शर्मा, इट इज सतीश शर्मा ऑफ द बीजेपी सिटिंग एमएलए, बहुत बहुत मुबारक। और इन्हें मिला है 5.8 एक्सीलेंट रेटिंग, मनोहर लाल को 4.1 जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और दीगर को मिला है 0.1 एक्सीलेंट रेटिंग फॉर द सिटिंग एमएलए। जिस तरह से आपने बात की मुदस्सिर याकूब, पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में सतीश शर्मा इस वक्त 5.8, बहुत बड़ी बात है, बड़ी इमारत है, और मनोहर लाल उनके मुकाबिल 4.1। तो यहाँ पर हमारी तरफ से सतीश कुमार शर्मा को मुबारक हो, लोगों के दिलों में अभी भी घर करे हुए हैं। 10 में से 5.8 पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग ना बहुत बड़ी बात है। ANN पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में नाज़िर सतीश शर्मा बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। मुदस्सिर को आपने बात की थी PDP के हवाले से, वहां पर अख्तर अली थे उनके कैंडिडेट, और जहां आपने वोट की बात की तो 299 आपने कहे, और पोस्टल वोट भी 10 पड़े थे, वो कुल मिलाकर होते हैं 309। तो मुझे लगता है मैंने सही कहा था। नहीं पोस्टल वोट्स टोटल में जो है टोटल में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कितने वोट मिले, जो पड़े थे 299, 299 पड़े थे, 299 बिल्कुल। पोस्टल वोट तो काउंट होंगे ना, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पोस्टल वोट की जो है वैल्यू गिर जाती है। नहीं मैं कह रहा था कि जिस तरह से मैंने 309 कहा था, मैंने पोस्टल वोट लेकर कहा था कि 309 इनको जो है वोट मिले थे। काफी पीछे थे गाड़ी, नहीं बनाना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर, आप गलती करेंगे वोट गिनने में। नहीं ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो वो वोट जो पोस्टल वोट है वो तो कुल मिलाकर 309 होते हैं, आखिर में तो वही होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं मुदस्सिर साहब, तो किस मैं वो आपसे अगले प्रोग्राम में बात करूंगा, मैंने किसको डाला और कब डाला है। नहीं हमें तो कभी मौका नहीं मिला पोस्टल वोट का, क्योंकि हम तो नहीं, मैं जनरल वोट की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं वो भी जनरल वोट ही होता है, वो सिर्फ मेथड दूसरा होता है। उसमें दूसरी जगह से जब आप वोट करते हैं, मेरे ख्याल से अभी हम चलेंगे हीरानगर। बिल्कुल हीरानगर की बात करें
तो हीरानगर में जो है इस वक्त सिटिंग एमएलए है विजय कुमार, जो कि हैं बीजेपी के, जिन्हें पिछली बार हराया था कांग्रेस के राकेश कुमार को। और वोट बता रहे हैं कि सिटिंग एमएलए बहुत आगे रहा था और कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत पीछे, जबकि जो दीगर कैंडिडेट्स थे उन्हें ये 200-300 के करीब वोट्स मिले थे। लेकिन अब 2 साल के बाद वहां के लोगों का मिजाज क्या है और वहां के लोग, हीरानगर के लोग किसको हाईएस्ट रेटिंग दे रहे हैं, और जो मकामी मुदस्सिर याकूब एमएलए वहां पर, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लिया था। उन्होंने 36,737 वोट के करीब लिए थे और मत मुकाबिल जो रहे थे आईएनसी के, उन्होंने 28,127 वोट हासिल किए थे। बाद में आपने खुद कहा कि बाकी जो वहां पे तो वही 1,500-300 के करीब। तो मुझे लगता है कि जहां जहां पे मुदस्सिर साहब हमने बात की वहां पर मुकाबला 2 के दरमियान रहा, तीसरा हमें कहीं नजर नहीं आया, या 2,000, 3,000, 4,000 वोट। लेकिन ज्यादातर हमने यही देखा कि या तो पहला या दूसरा नंबर वहां पे देखा, तीसरा नंबर कहीं नजदीक नजर नहीं आया सीटों के बगैर। ये जो शगुन परिहार हैं, शगुन परिहार किश्तवाड़ की जो एमएलए हैं, उन्होंने 600 या 300 वोटों से जीता है। वहां पे उतना फर्क नहीं था, बहुत ही करीब रही थी शगुन परिहार, बहुत ही करीब। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वोट कम लिए हैं। अच्छा, आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कह रहे हैं? अच्छा, ठीक। नहीं तो हम देखते हैं कि आप देख लीजिए, शगुन परिहार ने तो वहां पे 14,195 वोट हासिल किए थे। इंदरवाल में जो है, इंदरवाल में 13,552 के करीब उन्होंने लिए थे। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि आप मार्जिन देख लीजिए, फर्क बहुत कम, 200-300 वोट का, 200-300 वोटों का फर्क रहा था। लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे तकरीबन 9,000 या 10,000 के करीब फर्क रहा था। जब हम हीरानगर की बात करते हैं, 36,000 जो है सिटिंग एमएलए को मिला था, जबकि जो दूसरा है उसे 27,000 के करीब वोट मिले थे। लेकिन अभी लोगों का मिजाज क्या है, रेटिंग कहां से कहां जाती है, वो देखना बाकी होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हीरानगर में लोगों की क्या है राय, कौन बसता है अभी लोगों के दिलों में। विजय कुमार का मुकाबला था राकेश कुमार में, जीत हुई बीजेपी को 36,737 वोट, जबकि मत मुकाबिल रहे थे राकेश कुमार, जिन्हें 28,127 लिए थे वोट। और रेटिंग आ गई है, राकेश कुमार है ये 3.6, जबकि विजय कुमार को मिला है 5.3। इन्होंने ग्राफिक्स गलत कर दिए हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है विजय कुमार 5.3 रेटिंग के साथ, दूसरे नंबर पे राकेश कुमार 3.6 के साथ, और दीगर को मिला है 1.1। यानी विजय कुमार जो है सिटिंग एमएलए बीजेपी के, उन्हें हाईएस्ट रेटिंग मिली है। विजय कुमार को बहुत बहुत मुबारक, 3.6। इन्होंने गलत किया है, यहां पे ये गलत हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि राकेश कुमार दिखा रहे हैं ना, नहीं यही तो ठीक दिखा रहे हैं। नहीं, मैं रेटिंग की बात कर रहा हूं। रेटिंग गलत दिखाई है, रेटिंग गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमने दूसरी रेटिंग देखी थी। तो इसको हटा दीजिए, इसको हम फिर से दिखाएंगे बाद में, इसको हटा दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। फिलहाल बात हम यही करेंगे कि विजय कुमार जो है, इन्हें 5.3 पॉइंट्स मिले हैं, 5.3 आउट ऑफ 10, दैट इज एन एक्सीलेंट रेटिंग। जो टीवी पे आ रहा है वो गलत हुआ है हमारी टीम से, और मैं कहना चाहूंगा तारिक भाई, ड्यूरिंग दिस लाइव प्रोग्राम आवर डिजाइनर इज फायर्ड। चले, ये चीजें हो जाती है, बहुत सारा काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, किस सीट की बात करेंगे हम? जी, आगे हम बात करेंगे जसोत्रा की। और जसोत्रा में जब हम बात करते हैं, काफी अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप गए हैं कभी? नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि मैं पहले मैं आपको एक वाक़ा सुनाता हूं कि इलेक्शंस के दौरान तारिक भाई को जाना पड़ा चनाब वैली इंटरव्यू के लिए। तो ये जमीनी सफर बहुत कम करते हैं। इनको बताया गया कि बस आपको जब आप अनंतनाग पहुंचेंगे या शुपियां पहुंचेंगे तो वहां से बस 2-3 किलोमीटर है। और जब ये वहां से चलने लगे और मोगल रोड पे जब ये पहुंचे, इन्होंने पूरे अपने कैवलकेड को रोक दिया, गाड़ी से बाहर आए, इनको चक्कर आ रही थी, उल्टियां कर रहे थे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताऊं आपको, जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं सच में जमीनी सफर मैं करता ही नहीं हूं। यही अपने स्टूडियो से लाल चौक तो मुझे पता है, आप ये भी सुनिए, क्योंकि श्रीनगर में मैं रहता हूं और मुझे श्रीनगर के बारे में जानकारी नहीं है। और जब मैं किसी के साथ कभी मुझे जाना होता है तो मैं पहले उनसे पूछता हूं कि कहां पे जाना है। घंटाघर तक तो मुझे पता है। जब हम गए रास्ते में और मेरी हालत इतनी खराब हुई, 3 या 4 दिन थे इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शन में, और जब मैं वहां पहुंचा, इलेक्शन से एक दिन पहले मैं पहुंचा वहां पे, तो क्या हुआ कि मैंने इंटरव्यू करना था शाम को। मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। और जो बेचारा वहां पे एमएलए बना भी, वो जिसका इंटरव्यू करना था, वो 3 बार आ गए, कहा कि यार मेरा कल इलेक्शन होने वाला है, मैंने आपको बुलाया है, इंटरव्यू होने वाला है, प्लीज आप इंटरव्यू कर दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो। और यकीन मानिए, मुझे बिस्तर से उन्होंने उठाया, नमकीन चाय पिलाई और कहा कि आप 10 मिनट कर दो, लेकिन कर दूं। और मैंने जब इंटरव्यू किया, उसके बाद 3 दिन मैं वहां पर सोया रहा, 3 दिन तक मुझे पता नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि मैं बाय रोड नहीं जाऊंगा,
कुछ भी कर दीजिए, मैं बाई रोड जाऊंगा नहीं। और मुझे याद है तारिक भाई कि जब आप मुगल रोड पे गाड़ी से बाहर आए थे तो आप मुझे कॉल कर रहे हैं कि प्लीज कैन यू अरेंज हेलीकॉप्टर, आई विल पे 1 लाख, आई विल पे 1 लाख, कैन यू, ये हकीकत हेलीकॉप्टर। मैंने वहां के रिपोर्टर को भी यही कहा, जो हमारे वहां पे रिपोर्टर है, मैंने कहा कुछ भी कर दो, हेलीकॉप्टर 1 लाख ले, जितना भी ले मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बाई रोड नहीं जाऊंगा। तो मैंने तो कान पकड़े, मैं कभी बाई रोड जाता नहीं हूं। और मेरे ख्याल से 2 या 3 इंटरव्यूज शेड्यूल्ड थे जो कि आपने बड़ा जो है उनको ब्रीफ किया था, फिर बहुत ज्यादा ब्रीफ किया ज्यादा था। ब्रीफ, हाँ। और उस दिन मुझे लगा कि जब दूर जाना हो इंटरव्यू करने के लिए तो मैं टीम को आपके साथ कभी भेजू और मैं जाऊंगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं। खैर ये तो यादें होती हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई है हमारे साथ। और मुझे आपकी वो थकावट आज भी याद है जो मैं फोन पे महसूस कर रहा था जब आप बहुत थके हुए थे। खैर चलते हैं अब अगले कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर। इससे पहले हम हीरानगर की बात कर रहे थे, अब जसोत्रा की बात करें। जी बिल्कुल, वहां की बात करें तो वहां पर जो सिटिंग एमएलए है नाज़रीन, वो राजू जसोत्रा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन्होंने अच्छा खासा वोट लिया था, 34,152 के करीब। और जो वहां पर उनके मत मुकाबिल नाज़रीन रहे थे वो ब्रिजेश्वर सिंह रहे थे, इंडिपेंडेंट थे, और उन्होंने मुदस्सिर याकूब वहां पर 21,737 वोट हासिल किए थे। और तीसरे चौथे नंबर पे थे, उन्होंने करीबन 3 या 3.5 हजार के करीब वोट हासिल किए थे। जी, और चलते हैं सीधे और देखते हैं पब्लिक रेटिंग जो है क्या कुछ जसोत्रा में मिली है। जसोत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे सिटिंग एमएलए है बीजेपी के राजीव जसोत्रा, जिन्होंने पिछली बार हराया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ब्रिजेश्वर सिंह को। अब पब्लिक की रेटिंग वहां पे क्या है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रही है इन्हें न्यूज। इट्स राजीव जसोत्रा सिटिंग एमएलए 4.9 एक्सीलेंट रेटिंग, और ब्रिजेश को मिला है 3.1, जबकि अदर्स को मिला है 2%। बहुत बहुत मुबारक राजू जसोत्रा सिटिंग एमएलए ऑफ बीजेपी। जसोत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने आपको हाईएस्ट रेटिंग दी है। और यहाँ पर नाज़रीन जहां बीजेपी की बात कर रहे तो बीजेपी के खाते में और एक सीट जाती हुई, और यहां पर राजू जसोत्रा को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। 10 में से 4.9 जो रेटिंग लेना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम कह सकते हैं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में भारतीय जनता पार्टी के खाते में और एक सीट जाती हुई। और मुझे लगता है कि जब से हमने जम्मू की बात की मुदस्सिर याकूब, तो भारतीय जनता पार्टी का खाता जो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हम टीवी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं अभी किसके खाते में पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में कितनी सीटें गई है? जी, पहले देखेंगे कि हाईएस्ट रेटिंग के साथ कौन सी पार्टी जो है आगे जा रही है। एनएन पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन की हुई है? नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 सीटों के साथ, पीडीपी 13 सीटों के साथ, बीजेपी 15 सीटों के साथ। बीजेपी अब दूसरे नंबर पे आ गई है। कांग्रेस 11, अपनी पार्टी 8, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 और दीगर को मिला है अब तक 7। और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है बीजेपी के लिए भी कि वो अब ऊपर आ रही है। लेकिन पीडीपी जो है अब तीसरे नंबर पे आ गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट की हुई है 24 के साथ। मुदस्सिर याकूब, यहाँ पर यह बात भी जरूरी है कि चलिए बीजेपी के पास भी अच्छी खासी सीटें भी है, लेकिन पीडीपी जो नजर नहीं आ रही थी, पीडीपी अच्छा खासा खाता खोल रही है। ऑफ कोर्स 13 बहुत बड़ी बात है, जिनके पास 4 एमएलए वो 13 पर पहुंच गए हैं। जी, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने ऐसी भी देखी कि जहां पे पीडीपी जो है दूसरे नंबर पे आ गई, लेकिन मार्जिन बहुत ही कम रहा, 0.1 का, 0.2 का। लेकिन सबसे अहम और सबसे अच्छा साइन पीडीपी के लिए यह है कि उभर के आ रही है। जैसे कि हमने बिजबारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा कि लोग वहां पे कहते हैं महबूबा मुफ्ती वापस आ जाओ, महबूबा मुफ्ती आप वापस आ जाओ हमारी खिदमत करने के लिए। और वो पीडीपी के लिए मजमूई तौर पे एक बहुत अच्छा साइन है, खबर है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए अपनी पार्टी जिसने पिछले इलेक्शंस में खाता ही नहीं खोला, अब 8 सीटों पे रेटिंग में लीड कर रही है, तो उसके लिए भी अच्छा साइन है। अवामी इत्तेहाद पार्टी अब 2 सीटों पे लीड कर रही है, और अदर्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 8 सीटों पे जो है लीड। और आगे मुदस्सिर याकूब करते हैं बात कठुआ के बारे में। कठुआ की बात करें तो वहां पर सिटिंग एमएलए जो है वो है भारत भूषण, और उनके मत मुकाबिल रहे थे संदीप मजोत्रा। और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो है नाज़रीन पिछले इंतखाबात में मारी थी बाजी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 45,944 वोट जो है वो गए थे बीजेपी के खाते में। उनके मत मुकाबिल ने जो है वो 3300 के करीब जो है वोट हासिल किए थे। लेकिन इस वक्त लोगों का मिजाज क्या है, आइए दिखाते हैं आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर बताएंगे मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं जहां पे सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के डॉक्टर भारत भूषण, जिन्होंने पिछली बार हराया था बीएसपी के संदीप मजोत्रा को। लेकिन अब की बात पब्लिक पल्स क्या है, पब्लिक मैंडेट ऑफ कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। भारत भूषण जो है बीजेपी के सिटिंग एमएलए, इन्हें मिला है 3.9,
संजीव मल्होत्रा को 4.1। फिर से इन्होंने जो है गड़बड़ कर दी है। इट्स एक्चुअली नंबर 1 पे संदीप जिन्हें 4.1 मिला है और भारत भूषण को 3.9 और सुभाष चंद्र को मिला है 2%। इसको हटा दीजिए, सीधे दिखा दीजिए 3.9। यहाँ पे गलत हुआ है, ये इन्हें हटा दीजिए। ये हम कल बात करेंगे इस पे। नहीं, इस पे हम कल दोस्ती हम भारत भूषण जो है उन्हें जो है 4.1 के करीब रेटिंग मिली है। बहुत बहुत मुबारक भारत भूषण साहब कि आप अच्छा काम कर रहे हैं वहां कुटवा में, जिसकी वजह से वहां लोगों ने आपको इतनी हाईएस्ट रेटिंग दी है। और मुबारक आपको। और तारिक भाई, आज के प्रोग्राम में ग्राफिक्स में 2 गलतियां हुई। हेड ऑफ द डिजाइनर इज फायर्ड। और मुदस्सिर याकूब, चलिए इन 2 सीट्स के बारे में मुझे लगता है कल से हम फिर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि इनको आप जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर न दिखाएं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। इन दोनों के बारे में कल बात करेंगे। फिलहाल मुदस्सिर याकूब, मुझे लगता है हमें इजाजत नहीं लेंगे। उससे पहले देखेंगे मजमूई तौर पर स्कोर इस वक्त क्या हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 24 पर आ चुकी है, लेकिन बीजेपी जो है उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार नजर आ रही है। और अभी तक की जो रेटिंग है उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस 24, पीडीपी 13, बीजेपी 16, कांग्रेस 11, अपनी पार्टी 8, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3, अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 और दीगर को मिला है 8। बहुत अच्छी रेटिंग जो है यहां सामने आ रही है और इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस रेटिंग को बिल्कुल मुदस्सिर याकूब, जिस तरह से आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो है अच्छे खासे नंबरों के साथ आगे हैं। उनके मत मुकाबिल हम देख रहे हैं फिर बीजेपी, पीडीपी ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बिल्कुल साउथ कश्मीर की जब हम बात करते हैं, और नाज़रीन हम यहाँ पर मेरे साथी मुदस्सिर याकूब आखिरी कलमात के साथ, और कल जहां हम फिर मिलेंगे। लेकिन ये जरूर सुनिएगा, बताइए मेरे साथी मुदस्सिर याकूब। खातिन और हजरात, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम सियासतदानों को जवाब न बनाएं। खातिन और हजरात, कश्मीर की सियासत में आजकल एक ही चर्चा है, कौन आवाम के दिल में ऊपर जा रहा है और कौन जमीन खो रहा है। हमारा रेटिंग प्रोग्राम अब सिर्फ एक टीवी शो नहीं रहा, यह सियासी जमातों के लिए आईना बन चुका। कुछ चेहरे खुश हैं, कुछ की नींदें उड़ चुकी हैं और कुछ लोग तो अब अवामी रेटिंग को ही सवालिया निशान बनाने में लग गए हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर अवाम बोल रही है तो तकलीफ क्यों हो रही है? आज हमने 11 किस्त मुकम्मल कर लिए मुख्तलिफ हलकों में, जहां सियासी मुकाबला सिर्फ वोट का नहीं, वकार, असर रसूख और मुस्तकबिल की सियासत का है। आज रात हमने कई दावे टूटते हुए देखे, कई सियासी हकीकतें बेनकाब होती हुई देखी और कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने खामोशी से आवाम के दिल जीत लिए हैं। कल हम 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंप्लीट कर रहे हैं। जम्मू की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रह गई हैं, हल्के रह गए हैं, जिन्हें हम कल कंप्लीट करेंगे। और फिर इतवार के दिन, इतवार की शाम, हम आपको बताएंगे मेगा एपिसोड ऑफ ANN पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मजमूई तौर पे जो पॉलिटिकल हेड्स हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, सजाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी, सुनील शर्मा, इंजीनियर रशीद, ये तमाम पॉलिटिकल हेड्स जो हैं और दीगर पॉलिटिकल हेड जो है, किसको कितनी रेटिंग मिली है एज अ पॉलिटिकल हेड, एज अ पॉलिटिकल लीडर। और वो चौका देने वाला होगा जहां पे आवाम देखेगी कि वो किसके हक में बोल रही है और किसको वो अपना हकीकी लीडर मान रही है। मैं और मेरा साथी तारिक भट्ट चाहेंगे आपसे इजाजत। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, अब की बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। ANN न्यूज वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल ANN न्यूज, वादी कश्मीर की पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज चैनल ANN न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।